ओके सर, अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने बुकलेट के क्वेश्चंस के बारे में क्या बोला? एक सेकंड रुको। मैंने बुकलेट के लिए बोला था कि बुकलेट के क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा जब भी तुम्हें बुकलेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, सो आज के ओके सर। लेक्चर में अपन यस सर। स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक अपन ने प्लेन मिरर्स का पूरा थियोरी पढ़ लिया। प्लेन मिरर्स मतलब स्ट्रेट फ्लैट मिरर्स, राइट। और यहाँ पे अपन स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स मतलब मिरर्स का वो टुकड़ा, वो पार्ट जो पहले किसी स्फीयर का पार्ट था। जैसे ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में पूरा कंप्लीट स्फीयर दिख रहा है, और इस स्फीयर में से अगर मैं इतना पार्ट कट कर दूं, इतना सा पार्ट अगर मैं कट कर दूं, जिसको मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, और इसको कट करके अगर मैं इसका एक साइड पॉलिश कर दूं, एक साइड को अगर मैं रिफ्लेक्टिंग बना दूं, तो डिपेंडिंग ऑन विच साइड आई एम पॉलिशिंग, डिपेंडिंग ऑन कौन से साइड को मैं रिफ्लेक्टिंग बना रहा हूं, अपन मिरर्स को कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव, इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होगा। जहां पे भी तुम डैश लाइंस बनाते हो दैट इज रफ सरफेस, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और दूसरा वाला रिफ्लेक्टिंग होता है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा तुम्हें दिखाई दे रहा है इस कर्वेचर का, तो इसको अपन कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इस तरफ है तो इसको क्या नाम देंगे अपन? कॉन्वेक्स। तो सबको कॉन्केव और कॉन्वेक्स में ये बेसिक फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो इसी दो मिरर्स के बारे में अपन पढ़ने वाले आज के लेक्चर में, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दे आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इसी में कुछ टेक्निकल टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। लेट अस डिफाइन ऑल द टेक्निकल टर्म्स जिसको अपन बार बार इस चैप्टर में यूज करने वाले। सबसे पहला वर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो मिरर है, कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स, ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, और उस करस्पॉन्डिंग स्फीयर का जो भी सेंटर होगा उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली वी कैन डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब, अपना माइक प्लीज ऑफ रखो सब लोग। स्पर्श, शुभम कुछ पूछना है तुम्हें? एंड सब लोग प्लीज डाउट्स पूछने से पहले हैंड रेज कर दो। हैंड रेज करने के बाद जब मैं तुम्हारा नाम लूंगा उसके बाद तुम अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? नाउ लेट अस डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो मिरर है वो जिस भी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसी को अपन इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर वाज अ पार्ट। ओके, सिमिलरली वी कैन डिफाइन पोल। पोल ऑफ द मिरर मतलब उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो अगर ये तुम्हें कॉन्केव मिरर दिखाई दे रहा है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट, इसको अपन पोल बोलेंगे। इसको मैं पॉइंट पी से डिनोट कर रहा हूं। ओके, सिमिलरली व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर दिया, अपन ने पोल को भी डिफाइन कर दिया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। देन व्हाट इज एपर्चर ऑफ द मिरर? एपर्चर मतलब मिरर कितने साइज का है, कितना बड़ा या फिर कितना छोटा मिरर होगा, उसको डिफाइन करने के लिए अपन एपर्चर वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर ये मिरर है, एपर्चर मींस द डायमीटर ऑफ द मिरर। डायमीटर ऑफ द मिरर मतलब अपन ये लेंथ की बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो लेंथ होगा इसको अपन एपर्चर बोलेंगे। ओके, बेसिकली दिस लेंथ विल टेल अस अबाउट द साइज ऑफ द मिरर। एपर्चर अगर बड़ा है तो मिरर काफी बड़ा होगा, एपर्चर छोटा है तो मिरर का साइज भी छोटा होगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज फोकस। हाउ डू यू डिफाइन फोकस? किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए अपन मिरर से पैरेक्शियल एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा देंगे। पैरेलल मतलब किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैरेक्शियल? यहाँ पे पैरेक्शियल ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। पहले पैरेक्शियल का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते। पैरेक्शियल मीन्स द रेज विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेक्शियल रेज मीन्स रेज which are very close to principal axis। तो अगर डायग्राम में तुम देखते हो इसको, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे, तो ये वाला जो हाइट होगा h, इसकी वैल्यू कैसी होगी? ये बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा? फॉर पैरेक्शियल रेज h विल बी वेरी स्मॉल। सबको समझ में आया पैरेक्शियल का मतलब?
तो जब भी कोई रेस पैरेक्शुअल और पैरेलल किसी मिरर को हिट कर रही, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी या फिर किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी। तो अगर अपन कॉन्केव मिरर की बात करते, कॉन्केव मिरर में जब ऐसे पैरेक्शुअल और पैरेलल रेस हिट करेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगे, फोकस से पास हो रहे, राइट। और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो यहाँ पे जब ये रेस हिट करेगी, तो हिट करने के बाद कॉन्वेक्स मिरर इन रेस को डाइवर्ज करवा देगा। तो अगर ये रेस डाइवर्ज हो गई, तो ये फोकस पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही, मगर फोकस से आती हुई दिखाई देगी। इट इज अपियरिंग टू कम फ्रॉम द फोकस, राइट। तो इस तरीके से अपन कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस डिफाइन कर सकते हैं। When paraxial and parallel beam of light is incident on a mirror, the reflected ray converges to a point in the case of concave, or it appears to diverge from a point in the case of convex mirror. और इन पॉइंट्स को अपन फोकस बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग फोकस। ओके, डाउट्स? अयान बताओ क्या डाउट है? सर अपर्चर का एक और बार समझाओ ना मीनिंग। वो सर्कल का डायमीटर है पूरे के, मैं समझा नहीं क्या है वो। डायमीटर नहीं है, सर्कल का डायमीटर तो फिक्स्ड होगा ना, 2 टाइम्स आर। जो स्फीयर है उसका डायमीटर नहीं है। बेसिकली ये जो मिरर है ना, इसके टॉप मोस्ट उसके दो एंड पॉइंट्स जो है वो लाइन उसको ज्वाइन करेंगे तो उतना डिस्टेंस होगा, उसको अपन एपर्चर बोलते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पे जो सर्कल फॉर्म हो रहा होगा, अगर मैं इसको इसका 3D डायग्राम बनाता हूँ, एक तरीके से ऐसा सर्कल फॉर्म हो रहा होगा। ये स्फीयर का टुकड़ा होगा ना, ये वाला पार्ट, ये जो मिरर है, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। और इस मिरर से जितने भी रेस अंदर जा पा रहे, वो इस सर्कल से अंदर जाएंगे। ये जो सर्कल मैंने बनाया इधर, इस सर्कल को मैं अलग कलर से बना देता हूँ। देखो ये जो सर्कल मैंने बनाया इधर, ग्रीन सर्कल, इसी सर्कल के अंदर से जाते हुए रेस स्फीयरिकल मिरर को हिट कर पा रहे होंगे। तो इस सर्कल का जो डायमीटर है उसकी बात कर रहे हैं डेफिनेशन। इसके डायमीटर को वो लोग एपर्चर बोल रहे हैं। यस सर, हाँ सर। और फोकस एक बार समझा दो ना। फोकस, देख फोकस को अपन ने कैसे डिफाइन किया। पैरेक्शियल रेस का मतलब समझ में आया तुम लोग को? पैरेक्शियल रेस मतलब जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होगी। ऐसे रेस जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होंगे और वो किसी मिरर को अगर इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारे रेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगे। आइदर वो एक्चुअल में पास होंगे या फिर अपीयर टू पास होंगे। कॉन्वेक्स मिरर में दे आर अपीयरिंग टू पास, एंड इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर दे आर एक्चुअली पासिंग। और जिस भी पॉइंट से वो पास होंगे, उस पॉइंट को अपन फोकस डिफाइन करते हैं। ओके, सो हर्ष, कुछ पूछना है तुम्हें? बताओ हर्ष। यस सर। सर अगर कोई लाइट रेज पैरेलल है लेकिन पैरेक्शियल नहीं है, तो वो फोकस से पास नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वो फोकस से थोड़ा सा डिविएट कर जाएंगे। उसका भी मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा अगले स्लाइड में। उस केस में फोकस फिक्स डिफाइन नहीं रहेगा, ठीक है। फोकस विल डिपेंड ऑन द इंसिडेंट रे। मैं ये चीज क्लैरिफाई कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड। नीलम? यस यस सर पैरेक्शियल और पैरेलल सेम चीज होगी? नहीं, सेम चीज नहीं होती। पैरेक्शियल मतलब जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, तो पैरेक्शियल डज नॉट इंप्लाई पैरेलल। और पैरेलल तो तुम्हें पता ही है ना क्या होता है। सर नजदीक है मतलब पैरेक्शियल कौन सी नहीं होगी? क्योंकि ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा स्केल वाइज। ये मान ले ये मेरा मिरर है, कॉन्केव मिरर है ना। यस सर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर। ये प्रिंसिपल एक्सिस में डिफाइन कर रहा हूँ। यस और सर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट्स से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लेते, ठीक है। यस सर। तो अगर मान ले रेस ऐसे ऊपर से हिट कर रही, यस और सर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यस को सर। मैं h मान लेता, और अगर h और r कंपैरेबल है, तो अपन इसको पैरेक्शियल नहीं मानेंगे। और अगर h r से बहुत ही छोटा है, तभी अपन इसको पैरेक्शियल मानेंगे। अच्छा सर, समझ गया। ठीक है। पैरेक्शियल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नजदीक हो गया ना काफी। हाँ सर, समझ गया। थैंक यू और सर। पैरेक्शियल मतलब पैरेलल होना कंपलसरी नहीं है। अगर रेज मान ले ऐसे भी हिट कर रहे होते इस तरीके से, और अगर h की वैल्यू बहुत छोटी होती, तो इन दोनों को मैं पैरेक्शियल मान लेता। बट इसमें से खाली ये वाला रे पैरेलल होगा, राइट? हाँ सर, ओके। शुभम? यश? क्लियर हो गया, सॉरी, थैंक यू। यश, अभी भी डाउट है किसी को? यश यस सर। बताओ। सर वो जो स्फीयर का डायमीटर होगा वही होगा ना अपर्चर? नहीं नहीं, स्फीयर का डायमीटर नहीं होगा। देख, स्फीयर का डायमीटर तो 2 टाइम्स r होगा ना। यस स्फीयर सर। का डायमीटर, अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं, ये जो मिरर तुझे दिख रहा है इधर, हाँ ये सर। स्फीयर का पार्ट रहा होगा, हाँ यस सर। और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो यहाँ पे होगा।
तो स्फीयर का डायमीटर तो काफी बड़ा होगा ना, ये स्फीयर का डायमीटर होगा, वेरेस एपर्चर का डायमीटर खाली इतना ही। सर तो अपर्चर का डायमीटर मतलब अपर्चर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जो भी तेरे सामने मिरर का टुकड़ा गिवन है, मिरर का जो भी पीस गिवन होगा तेरे सामने, यस सर। ये किसी स्फीयर का ही पार्ट होगा ना। हाँ सर। तो ये मान ले मिरर है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल मैंने ग्रीन में बनाया है, इसी सर्कल से लाइट एंटर करके मिरर को हिट कर रहे होंगे। यस सर। तो इसको अपन एक तरीके से मिरर का एपर्चर बोल, इसका जो डायमीटर है उसको अपन मिरर का एपर्चर बोल। मतलब बेसिकली मिरर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है पॉइंट ए, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है पॉइंट बी, उसके बीच का डिस्टेंस, ये वाले लेंथ का डिस्टेंस, दिस इज एपर्चर। तुम लोग ने एपर्चर ये वर्ड कैमरास में भी सुना होगा। यस सर सुना है। तो बेसिकली वही होता है, एपर्चर इज लाइक सर तो मतलब वो लेंस का जो डायमीटर मतलब लेंस का जो स्फीयर रहेगा उसका डायमीटर होगा ना अपर्चर? स्फीयर या फिर लेंस दोनों के लिए अपन सेम तरीके से एपर्चर डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली ओके जो सर। मिरर या लेंस तेरे सामने अवेलेबल है, उसका साइज क्या होगा, उसका टॉप से लेके बॉटम तक जो डिस्टेंस होगा उसको अपन, वही है अपर्चर। क्योंकि उसी डिस्टेंस में से रेज वहां पे एंटर कर पा रही है ना। यस सर समझा। ओके, और वो थैंक यू स्फीयर के डायमीटर से तो अलग होगा ना, उससे छोटा ही होगा हमेशा। यस सर छोटा होगा। ओके, सबके लिए क्लियर है ये पॉइंट अभी? अथर्व? सर प्लीज सर वो नेक्स्ट पेज पे जाना सर, पूछना था सर। इसमें आपने जो सेकेंड रे बनाई है सर, जो मतलब पैरेलल नहीं है सर, वो आपने पैरेक्सियल उसको समझा है, तो फिर सर वो भी फोकस से पास करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि फोकस से पास होने के लिए खाली पैरेक्शियल सफिशिएंट नहीं है ना, इट शुड बी पैरेक्शियल एंड पैरेलल। ओके सर, पैरेक्शियल और पैरेलल समझा। अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तभी वो फोकस से पास कर पाएगी। ठीक है, यस सर। अच्छा अभी भी इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं लोगों को। विश्वा, ध्रुव बताओ, नीलभ, विश्वा क्लियर है अभी सबके लिए? सारे पॉइंट्स, सबके डाउट्स क्लैरिफाई हो गए? तो देखो ये हेलो सारे सर। टेक्निकल वर्ड्स का तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए, इसी को अपन आगे यूज करने वाले। बताओ क्या डाउट है? ध्रुव, ध्रुव एंड तेजस? हेलो सर। यस। सर अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो गई फिर मिरर को स्ट्राइक करेगी तो डायरेक्शन होएगा। रे ऑफ लाइट कहीं से भी पास होने दो, एज लॉन्ग एज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है, वो जिस भी पॉइंट पे मिरर को हिट कर रहा है दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लोज टू द यस प्रिंसिपल सर। एक्सिस। तो उस केस में अपन उसको पैरेक्शियल मान लेंगे। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक ओके होगा। दैट मींस एस शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर डायमेंशंस लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा अगर हो गया तो अपन इसको पैरेक्शियल अज्यूम कर सकते हैं। ओके, देखो अगर पैरेक्शियल नहीं हुआ उस केस में क्या होगा? नाउ लेट अस सी इफ द रेज आर नॉट पैरेक्शियल। यहाँ पे अगर मान लो रेज पैरेलल तो सर एक डाउट क्या डाउट है बताओ? सर, फोकस से पास होने वाली सारी रेज पैरेक्शियल और ये भी होगी ना पैरेलल? फोकस से अगर पास हो रही है तो उसको अपन पैरेक्शियल और पैरेलल दोनों मान लेंगे। ओके सर। ठीक सर है? और हाइट मतलब वो जो हाइट बहुत छोटी होनी चाहिए ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटी। हाइट बहुत छोटी होनी चाहिए तभी अपन उसको ओके पैरेक्शियल बोलते हैं। थैंक So whenever the rays are Thank you. parallel as well as parallel, those rays will pass to the focus of the corresponding mirror or they will appear to pass. कॉन्केव के केस में एक्चुअल में पास हो जाएगा और कॉन्वेक्स के केस में अपीयर टू पास होगा। एक और चीज तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, दोनों मिरर्स की प्रॉपर्टीज। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर क्या नेचर का है? वो रेज को कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन? इट विल कन्वर्ज द रेज। नेचर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। और वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है? वो इंसिडेंट रेज के साथ क्या करेगा? इंसिडेंट रेज को डाइवर्ज करवा देगा। कन्वर्ज डाइवर्ज का मतलब समझते हैं ना? कन्वर्ज मतलब उसको नैरो डाउन कर देगा एक पॉइंट पे, और डाइवर्ज मतलब उसको फैला देगा बाहर की तरफ। नाउ देखो फोकस का तुम्हें इस थियरी से मतलब बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा। अपना माइक प्लीज ऑफ रखो यार, कौन है ये? अभिषेक? हाँ हेलो दीपेन बताओ। सर, मेरे को ये पूछना था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरेलल है तो मतलब जरूरी है क्या, मतलब वो मिरर पे हिट करे? मिरर पे हिट करने वाले रेस को ही देखते हैं। मिरर को अगर हिट ही नहीं करेंगे अच्छा, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपन। और सर एक और चीज थी, फोकस
हेलो हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर, हमने फोकस अपना अगर रे मतलब पैरेक्शियल पैरेलल है तो वैसे हमने डिफाइन की कि फोकस ऑलरेडी डिफाइन था, वहां से रे पास हो रही थी। नहीं, अपन ने पैरेलल और पैरेक्शियल रेज जब है, हाँ और वो रे जब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी उस पॉइंट को अपन ने फोकस डिफाइन किया। एक सेकंड, अच्छा ये थियरी समझ लो, इससे तुम्हारे मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। सब लोग प्लीज अपना माइक ऑफ करके 2 मिनट मेरी बात सुन लो, ये वाला थियरी। उसके बाद भी इनकेस तुम्हें डाउट्स आते हो तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। इस थियरी में अपन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। ओके, अगर मान लो रेस पैरेलल है मगर पैरेक्शियल नहीं, उस केस में वो रेस, सारे रेस सेम पॉइंट से पास नहीं होंगे। उस केस में फोकस में थोड़ा सा डिविएशन आ जाएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर्स एज वेल एज स्फीयरिकल मिरर्स। और मुझे बताओ, स्पीयर से जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द स्पीयर, ये स्पीयर के कौन से पॉइंट से पास करेगा? इट पासेस टू द सेंटर ऑफ द स्पीयर, ये बोल सकते हैं अपन। ये प्रॉपर्टी सबको पता होना चाहिए। नॉर्मल टू द स्पीयर विल पास टू द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये इंसिडेंट रे, एंड यू कैन सी इन द डायग्राम दैट दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मगर पैरेक्शियल है कि नहीं वो हमें पता नहीं। अभी तक मैंने पैरेक्शियल वाला कंडीशन इस पे इंपोज नहीं किया। ठीक है, दिस इज एनी जनरल रे, इट कैन बी नॉन पैरेक्शियल आल्सो। इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो नॉर्मल टू द मिरर होगा, जिस पॉइंट पे रे मिरर को हिट कर रहा है, उससे जो नॉर्मल होगा वो ये वाला लाइन होगा, जो कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मान रहे हैं अपन, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो जिस भी पॉइंट से पास करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उसी को अपन फोकस बोलेंगे, राइट? अभी फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, distance between pole and focus, this is defined as focal length. This is defined as focal length of the mirror. तो इस केस में मिरर का जो फोकल लेंथ है वो pf होगा। डायग्राम से तुम देख सकते हो, pf is the distance between pole and focus। और यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल CFN, इस डायग्राम में जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल CFN, इसी ट्राइंगल को अगर मैं मैग्नीफाई करके यहाँ पे बनाऊं तो तुम देख सकते हो ये एंगल्स थीटा होंगे। यहाँ पे अल्फा भी थीटा के इक्वल होगा। अल्फा इज इक्वल टू थीटा बिकॉज द रेज आर पैरेलल एंड अल्फा एंड थीटा आर ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। तो इस डायग्राम में ये दोनों एंगल्स थीटा है, ये वाला और ये वाला, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इससे अगर अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, दिस परपेंडिकुलर विल आल्सो बाइसेक्ट द साइड ऑफ CN। ये अपन ज्योमेट्री से इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे। और यहाँ पे एक और चीज देखो, CN और CP, ये दोनों स्पीयर्स के रेडियस होंगे। इन दोनों को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, CN और CP को। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हाफ हाफ हो जाएंगे, r/2 एंड r/2, राइट? तो अभी ये वाला जो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल को मैं ग्रीन में मार्क कर, इस ट्राइंगल में तुम देख पा रहे हो CF की जो वैल्यू है, CF इज द हाइपोटेन्यूज एंड r/2 इज द एडजेसेंट साइड। तो CF विल बी r/2 sec थीटा, हाइपोटेन्यूज इज एडजेसेंट साइड इनटू sec थीटा। और एक बार अगर हमें CF मिल गया तो PF की जो वैल्यू है, PF मतलब फोकल लेंथ, वो r माइनस r/2 sec थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है, दैट विल बी P से लेके C तक का डिस्टेंस विच इज r, माइनस F से लेके C तक का डिस्टेंस। F से लेके C तक का डिस्टेंस अपन ने r/2 sec थीटा डिराइव कर लिया। तो फोकल लेंथ इज कमिंग आउट टू बी r माइनस r/2 sec थीटा। रिफ्लेक्शन के बाद रे जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही, उस पॉइंट को मैंने फोकस माना, एंड फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस इसके इक्वल है। और देखो ये डिस्टेंस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, राइट? लेकिन अभी अगर मैं इस पे पैरेक्शियल वाला कॉन्सेप्ट इंपोज कर दूं, अगर मैं सारे रेस को पैरेक्शियल मान लूं, पैरेक्शियल मतलब ऑल द रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर सारे रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक हुए तो थीटा अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। थीटा विल बी वेरी क्लोज टू 0। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस और रेस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर बहुत ही नजदीक हुए तो अप्रोक्सीमेटली ये एंगल थीटा बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, दिस थीटा विल बी वेरी क्लोज टू 0।
तो उस केस में अपन sec थीटा को लगभग 1 मान सकते, और ये अप्रोक्सीमेशन इंपोज करने के बाद फोकल लेंथ की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू r/2 के इक्वल आ जाएगी, राइट? सो बेसिकली फोकल लेंथ जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। अगर रेस पैरेक्शियल नहीं है तो, अगर रेस पैरेक्शियल नहीं है तो अपन फोकल लेंथ का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। दिस फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ इज फॉर नॉन पैरेक्शियल रेस, और तुम इस फॉर्मूला से देख पा रहे हो थीटा पे डिपेंड करेगा, और थीटा पे डिपेंड करेगा तो फोकस एक फिक्स पॉइंट होगा या मल्टीपल पॉइंट्स होंगे? मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। इसलिए नॉन पैरेक्शियल रेस में ये एरर अपन को दिखाई देगा, राइट? बट अगर मैं पैरेक्शियल रेस मान लूं, अगर मैं थीटा को 0 के बहुत ही नजदीक मान लूं, तो उस केस में फोकस एक फिक्स पॉइंट होगा। सारे पैरेक्शियल एंड पैरेलल रेस विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, जिसको अपन फिक्स फोकस डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अभी एक एक करके डाउट पूछ लो। यश, यस सर, ये अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा कैसे आया वो नहीं समझा। ऑल्टरनेटिंग एंगल्स है ना ये जो आप ग्रीन रे दिखा है, सकते हो इंसिडेंट बना रे, के। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो थीटा और अल्फा ऑल्टरनेटिंग एंगल्स हो गए ना। एंड सर वो दोनों जो हैं वो दोनों थीटा कैसे हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ हाँ हाँ रिफ्लेक्शन। ओके सर। एंड सर ये मुझे समझा नहीं, ये सी एन नॉर्मल ये वाला डेरिवेशन नॉन पैरेक्शियल के लिए डेरिवेशन नहीं समझा। ज्योमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। देख, ट्राइंगल सीएनएफ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये समझ में आ रहा है मैं कौन से ट्राइंगल को रिफर कर रहा हूँ इस डायग्राम में? सर पहले तो सी एन नॉर्मल कैसे है वो नहीं समझा। सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, हाँ सर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर तू कोई भी लाइन मिरर की तरफ ड्रॉ करता है तो मिरर से नॉर्मली होगा। ये वाला स्टेटमेंट देख, ये समझ में आ रहा है? नॉर्मल टू द स्फीयर पासेस टू द सेंटर। सर कोई भी लाइन? कोई भी लाइन, किसी सर भी कैसे सर्कल कोई को भी भी अगर तू लाइन? नॉर्मल बनाता है, मान लो ये सर्कल है, और इसके यस सर। सर्कल से अगर तू नॉर्मल बनाता है परपेंडिकुलर, तो उसके सेंटर से ही पास होगा ना हमेशा। हाँ हाँ सर। तो वैसे ही अगर तू मिरर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो वो सेंटर से पास करेगा। पास होगा हमेशा, ठीक है? तो सीएन फिर को उसके नॉर्मल, आगे उसके बाद का डेरिवेशन समझ में आया? ये ट्राइंगल से, ट्राइंगल सीएफएन, ये नहीं आइसोसेलेस। सर एक बार आप बता सकते हो? एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। यस सर। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा तो इधर, वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस r/2 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल तो r था। ये समझ रहे? सीएन सीपी दोनों r के इक्वल होगा। सेंटर से स्फीयर हाँ यस सर। पॉइंट तक का डिस्टेंस r ही होगा ना, रेडियस। यस सर। तो आधा डिस्टेंस r/2 हो जाएगा, और अगर ये r/2 है तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रॉपर्टी से ये r/2 sec थीटा हो जाएगा। यस सर। और P से लेके C तक का डिस्टेंस, P से लेके C तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना था? R था ना ये डिस्टेंस P से C। यस सर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये r माइनस r/2 sec थीटा हो जाएगा। r/2 sec थीटा होगा। यस सर। तो अपन फोकल लेंथ बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि अगर रेस पैरेक्शियल नहीं है, अगर थीटा 0 के तो नजदीक नहीं थीटा है, पे डिपेंडेंट है। तो उसके इसमें फोकल लेंथ इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ फिक्स्ड वैल्यू। यस सर। और क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं आता, तो अपन इसको बोलते हैं देयर इज स्फेरिकल एबेरेशन। स्फेरिकल एबेरेशन मींस देयर आर सम एरर्स, देयर आर सम एरर्स इन द रिफ्लेक्टेड रेस। वो किसी एक फिक्स पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रहे। यस और सर। अपन एक फिक्स फोकस कभी डिफाइन कर पाएंगे? जब सारे रेस रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से कन्वर्ज हो रहे हो। बट Yes, ऐसा sir. करवाने के लिए रेस का नेचर कैसा होना चाहिए? पैरेक्शियल। क्योंकि रेस अगर पैरेक्शियल होंगे तभी थीटा 0 को टेंड करेगा, और तभी फोकल लेंथ की अपन को एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। ओके, यस सर समझा। थैंक हेलो यू। सर। एक एक करके पूछो प्लीज, मैं सबको मौका दूंगा पूछने का। आकर्षित। सर मुझे ये पूछना था कि हम लोग अपने लिए एफ के जो हमेशा r/2 लेंगे। हाँ, हमेशा मतलब अगर पैरेक्शियल रेस है तो। और देखो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है ना, तो अपन खुद से पैरेक्शियल रेस मान लेंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में अलग से दिख रहा है कि पैरेक्शियल रेस नहीं है, ऐसा दिया है, तो ही उसको अपन नॉन पैरेक्शियल मानेंगे, और उसके इसमें फोकस फिक्स नहीं होगा। फोकस जो है वो इंसिडेंट रे पे डिपेंड करेगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन अगर रेस पैरेक्शियल है तो क्या उसके इसमें फोकस इंसिडेंट रे पे डिपेंड करेगा फॉर पैरेक्शियल रेस? नहीं, फॉर पैरेक्शियल रेस फोकस विल बी एग्जैक्टली एट r/2। एट r/2। और सर मुझे ये डाउट था सर, अगर हम लोग देखें तो
हाँ, कोई भी लाइट आती है, कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स में, तो सर वो हर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास ही होता है, क्योंकि सर प्रिंसिपल एक्सिस तो हम लोग ऊपर मतलब शिफ्ट कर सकते हैं ना ऊपर नीचे। वो अपने रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर तू प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कर देगा तो जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होगी उसी को तू पैरेक्शियल मानेगा ना। ओके अगर सर। मान ले उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया तो पैरेक्शियल नहीं होगा, तो हर रेस को थोड़ी पैरेक्शियल मान सकते हो। यस सर। Once you define principal axis, only the rays which are closer to principal axis, उसी को अपन पैरेक्शियल बोलेंगे। ओके, यस सर, थैंक यू सर। हर्ष, अयान। हेलो सर। अच्छा हर्ष पहले पूछ लो, अयान एक सेकंड रुक जाओ। हर्ष बताओ क्या पूछ रहे हो? हाँ सर, ये जो फोकस है नॉन पैरेक्शियल रेस के केस में वो फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि डिफरेंट एंगल से डिफरेंट रेस आ रहे होंगे, इसलिए ना सर। एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो एक ही पॉइंट से पास नहीं होंगे, वो डिफरेंट पॉइंट से हाँ पास होंगे। ओके सर, वही था इसी तब। चीज को अपन नाम देते हैं स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन, एबरेशन का मतलब होता है एरर्स। तो अपन को फोकस में कुछ एरर दिख जाएगा ना, एक फिक्स फोकस नहीं दिखाई दे रहा, उसमें यस सर, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, एक एरर आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। इसलिए अपन जनरली पैरेक्शियल रे से डील करते हैं, उससे डील करना हमारे लिए काफी आसान होगा। ओके, हाँ अभी बताओ क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, आप इस पेज का एक जनरल कंक्लूजन दे सकते हो क्या? क्योंकि मतलब मेरा रिकनेक्ट हो रहा था और फिर मेरा थोड़ा स्किप हो गया इसमें। ये है कि अगर रेस पैरेक्शियल नहीं होगी, नॉन पैरेक्शियल रेस के लिए जो फोकल लेंथ होगा, पीएफ मतलब फोकल लेंथ, हाँ स्मॉल, सर। दैट विल डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो थीटा पे डिपेंड करेगा, वो एक फिक्स पॉइंट नहीं होगा फॉर नॉन पैरेक्शियल रेस। ओके सर, और थीटा रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का बीच वाला वो वाला थीटा पे डिपेंड करेगा। हाँ, थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों। हाँ सर, ओके ओके सर, ठीक है। लेकिन अगर पैरेक्शियल रेस मान रहे हो तो थीटा को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हो। थीटा बहुत छोटा होगा ना उस केस में। हाँ सर, हाँ। तो उस केस में फिर फोकस एक फिक्स पॉइंट आ जाएगा फॉर पैरेक्शियल रेस। ये Yes, कंक्लूजन है इस पूरी स्लाइड का। ओके सर। और भी कोई डाउट है किसी को? वेदांत सर वो इमेज मिरर का साइज छोटा करके मार्जिनल रेस भी पैरेक्शियल बन जाएगी क्या? हाँ, अगर मिरर का साइज छोटा हो गया तो ऑब्वियसली जो भी रेस मिरर को हिट कर रहे हैं वो पैरेक्शियल ही बनेंगे। देखो इस फिगर में मार्जिनल रेस मतलब नॉन पैरेक्शियल, जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है। तो ऐसे रेस जो है वो फोकस पे मीट नहीं कर रहे ना, फोकस से थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं। लेकिन जो पैरेक्शियल हाँ रेस सर। वो सारे फोकस पे मीट करेंगे। तो अगर तुम मिरर का साइज छोटा कर रहे हो तो ये भी एक अच्छा तरीका है रेस को पैरेक्शियल बनाने का, क्योंकि उस केस में जो भी रेस मिरर को हिट करेंगे वो पैरेक्शियल ही होंगे फॉर स्मॉल मिरर्स। हाँ सर, थैंक यू सर। अथर्व कुछ पूछना है तुम्हें? सर वो अगर हमें सर नॉन पैरेक्शियल रेस का वो निकालना है फोकस, तो फिर सर ये ऊपर जो फॉर्मूला है सर r - r/2 ये फॉर्मूला यूज कर, यस, नॉन पैरेक्शियल के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सर मतलब सर इसका यूज होता है क्या सर? नहीं तो फिर सर r/2 99% ऑफ द टाइम्स पैरेक्शियल रेस ही अपन मानेंगे, और उस केस में तुम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फोकल लेंथ इज r/2। ओके सर। सवाल में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो तुम खुद से अज्यूम कर सकते हो कि पैरेक्शियल रेस की बात हो रही होगी, और तुम उस केस में फोकल लेंथ को r/2 सेफली अज्यूम कर सकते हो। ठीक है यश? सर वो लास्ट लाइन पैराबोलिक मिरर्स वाला वो अभी अब तक समझाया नहीं ना आपने? नहीं, पैराबोलिक मिरर्स तुम्हारे सिलेबस में है नहीं एक्चुअली, तो उसको स्किप कर दो, इसको समझने सर तो फिर ये कैसे ये लोग को ये डिफेक्ट नहीं होता, वो नहीं समझा। एक्चुअली ये तुम मैथ्स में सीखोगे। मैथ्स में अभी तुम्हारा कोई टॉपिक चल रहा है स्ट्रेट लाइंस या सर्कल्स? सर सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, उसके अच्छा, बाद अभी शायद वो स्ट्रेट लाइन, ना, तो बाद में उसके बाद सर्कल्स ये सब जब तुम पढ़ोगे उसमें पैराबोला भी एक टॉपिक आता है, और पैराबोला का भी एक अपन फोकस डिफाइन करते हैं। तो पैराबोला एक ऐसा स्पेशल ज्योमेट्री है जिसमें नॉन पैरेक्शियल रेस भी फोकस ही पास करेंगे, बट वो फिजिक्स में तुम्हारे सिलेबस में नहीं। फिजिक्स में अपन खाली स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे। अभी खाली अपने बैक ऑफ द माइंड में ये प्रॉपर्टी याद रखो, इसका डिटेल में तुम्हें वर्किंग मैथ्स में समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है? यस सर। आगे बढ़े, अभी ये पॉइंट्स क्लियर है सबके लिए? सो देखो अब तक अपन ने कुछ टेक्निकल टर्म्स डिफाइन किए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अभी अपन को पता है दैट फॉर पैरेक्शियल रेस दिस विल बी इक्वल्स टू r/2, इसको याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अपन अपने हिसाब से चूज करेंगे। साइन कन्वेंशन के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स होती, कुछ बुक्स एक अलग मेथड देते हैं और कुछ बुक्स अलग मेथड देते, और वैसी टीचर्स का भी अपना अपना प्रेफरेंस होता है, और अपन भी एक पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे।
ठीक है, मैं भी तुम लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि तुम और मल्टीपल टेक्निक्स देखने मत जाओ, अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाओ। तो अपन जो अभी फॉलो करने वाले, जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, उसी को इस पूरे चैप्टर में अपन फॉलो करेंगे, उससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, सारे जो डिस्टेंसेस है, सारे डिस्टेंसेस को अपन पोल से मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर इमेज का डिस्टेंस, इन सबको अपन पोल से मेजर करेंगे। अगर मान लो ये कॉन्केव मिरर है, तो इससे जो रे इंसिडेंट होगी वो ऑब्वियसली राइट की तरफ ही ट्रेवल कर रही होगी। इसको मैं इंसिडेंट रे मान सकता हूं। इंसिडेंट रे उसके रिफ्लेक्टिंग साइड पे हिट करेगी। तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से द रेज विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, या फिर डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट रे, अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्शन अलोंग द इंसिडेंट रे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। काइनेमेटिक्स में अपन राइट को पॉजिटिव मानते थे तो लेफ्ट नेगेटिव हो जाता था, या फिर अपन रैंडमली लेफ्ट को भी पॉजिटिव मान सकते थे तो राइट नेगेटिव हो जाता था, है ना। बट रे ऑप्टिक्स में जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा। तो जो रे इंसिडेंट रे के ऑपोजिट होगा उसको अपन क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट पे यही बोला है, द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इंसिडेंट रे विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव, and the distance which is measured in the direction of incident ray will be taken as positive. Similarly, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले जो डिस्टेंस है इसको अपन पॉजिटिव मानेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे वाले डिस्टेंस है इसको अपन नेगेटिव मानेंगे। ओके, साइन कन्वेंशन के अपन ने जो पॉइंट्स यहाँ पे सीखे उसको अगर एग्जांपल्स में अप्लाई करना हो, जैसे अगर मान लो ये कॉन्केव मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे ऐसे ही ट्रेवल कर रहा होगा, तो अपन कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे एज पर द रूल्स, राइट या लेफ्ट। इंसिडेंट रे किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट, तो अपन राइट को पॉजिटिव मान लेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव, राइट है ना। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट, जनरली अपन जो सिंबल्स यूज करेंगे मैं वो भी लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा उसको अपन यू से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसको अपन वी से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसी सवाल में यूज करना हो तो यू की वैल्यू तुम क्या रिपोर्ट करोगे, +5 या -5? -5 यू की वैल्यू -5 रिपोर्ट करोगे। और अगर मान लो इसी सिचुएशन में अगर मिरर का ओरिएंटेशन में रिवर्स कर दूं, मान लो मिरर को मैं ऐसा ले लूं और ऑब्जेक्ट को यहां ले लूं, सच दैट ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो इस केस के लिए यू को क्या लोगे, +5 या -5? -5 सर इंसिडेंट रे तो बनाओ। देखो यहाँ पे ये वाले पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए अपन ने राइट को पॉजिटिव लिया और लेफ्ट को नेगेटिव लिया, क्योंकि इंसिडेंट रे राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा था। सेकंड केस में मुझे बताओ इंसिडेंट रे किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट। तो अपन लेफ्ट को पॉजिटिव और राइट को नेगेटिव मानेंगे। यस सर। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से भी यू कितना आ जाएगा, यू -5 ही आएगा, नेगेटिव। और आना भी चाहिए, क्योंकि मुझे बताओ क्या सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में कुछ भी फर्क है? नहीं सर, उल्टा बनाया। नो सर, खाली ओरिएंटेशन चेंज किया। तो इसीलिए अगर सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 दोनों सेम है, इसीलिए अपन साइन कन्वेंशन को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट दोनों सिचुएशन में अपन को यू की वैल्यू विद साइन सेम आ जाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम सिचुएशन। तो दोनों केस में यू -5 होगा, राइट। और मुझे बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, इज इट अ रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए तुम क्या नोटिस कर रहे हो, यू का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यू का साइन नेगेटिव। ध्रुव कुछ पूछना है तुम्हें? हेलो सर। यस सर ये जो O से P, मतलब हम लोग ने इंसिडेंट रे को राइट में लिया है ना, तो हम लोग को P और O के मतलब वो डायरेक्शन में, P से O के डायरेक्शन में लेने का ना, मापने का। हमेशा पोल से मेजर करोगे, तो ये डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ इसीलिए मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ। अच्छा ओके सर, अब समझा। देखो अगर सेम सिचुएशन ऐसी होती
मान लो ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और रेज इस तरीके से जा रही है, और एक और रे ऐसे जा रही, एंड दे आर अपियरिंग टू मीट बिहाइंड द मिरर एट दिस पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट को क्या नाम दोगे तुम? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और मान लो सवाल में तुम्हें ये वाला डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, राइट? कन्वेंशन के हिसाब से लाइट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे तुम रिपोर्ट करोगे +5, यहाँ पे तुम u की वैल्यू +5 रिपोर्ट करोगे। तो यू कैन नोटिस दैट इफ u इज पॉजिटिव, द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, इट विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एंड सेम चीज अपन इमेज के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स आई होप सब लोग ये नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर u पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। u नेगेटिव होगा तो कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट। रियल। सिमिलरली अगर v पॉजिटिव होगा, v का पॉजिटिव होना मतलब इमेज नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे बन रहा होगा, तो इमेज का नेचर भी वर्चुअल हो जाएगा। और अगर v नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज लेफ्ट साइड पे बन रहा होगा, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? लेफ्ट साइड में मतलब रेज एक्चुअली मीट कर रही होगी, तो इमेज का नेचर रियल इमेज। ओके, तो ये पॉइंट अपन u और v के साइन से उनका वर्चुअल और रियल नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नीलम, कुछ पूछना है? सर ये आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कैसे पता मिला। देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन याद है जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था? रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, दे आर अपीयरिंग टू मीट। यस सर। वो रिफ्लेक्शन, तो O का जो नेचर है वो वर्चुअल होगा ना, इट विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में U का साइन कैसा आ रहा है? U पॉजिटिव आ रहा है, प्लस। तो इसी चीज को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, जब भी U पॉजिटिव होगा दैट मींस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। एंड 90% ऑफ द टाइम्स U की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 90% सर U और V रेज में क्या डिफरेंस है? U मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। U मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड V मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो जब भी तुम्हारे सामने रियल ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है तो हमेशा U की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा U नेगेटिव होगा। और वैसे ही अगर V नेगेटिव आ रहा है दैट मींस इमेज विल बी रियल, और अगर V पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज विल बी वर्चुअल। ओके, शुभम? हाँ शुभम, सर मुझे ये डाउट था कि इस केस में सर रियल इमेज कहाँ बनेगा? लाइक उसकी फिक्र मत करो, कहाँ बनेगा उसकी फिक्र मत करो, बट लेफ्ट साइड में बनेगा ये समझ में आ रहा है? रियल इमेज अगर बनेगा लेफ्ट में ही बनेगा, मिरर के लेफ्ट साइड में। मिरर के एक्चुअली मीट हो रही होगी। क्या मिरर के राइट साइड में रियल इमेज बन पाएगा कभी भी? मिरर के राइट साइड में तो हमेशा वर्चुअली होगा। ओके अथर्व? यस सबको समझ सर ये जो आपने डायग्राम बनाया सर ये इमेजिनरी है ना शायद से सर, क्योंकि इसमें सर रियल इमेज बनेगी ना सर कॉनकेव मिरर में। मैं वही बोल रहा हूँ कि इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, वो उसकी फिक्र मत करो, वो अपन आगे अलग अलग केसेस देखने वाले डिटेल में। अभी के लिए खाली इतना समझ लो कि U और V का साइन अगर तुम्हें दिया हो, या तुम अगर किसी तरह U और V का साइन निकाल लो, तो खाली साइन को देखते हुए तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो रियल है कि वर्चुअल है। हाँ यस सर। अगर पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल होगा और नेगेटिव है मतलब रियल होगा। यस सर। ओके ओके सर। अयान? सर आप एक बार वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को बता सकते हो? मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट का समझा मेरे को। देख इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद बनेगा ना, देख मैं बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन के बाद अगर मान ले ये मिरर है सर, तो आपने जो अभी ड्रॉ किया था उसमें इमेज जो होता है वो इन्फिनिटी से आ रहा होता है क्या? इन्फिनिटी में होता है क्या? इमेज किधर है इसमें? इमेज बनेगा ना, वो अपन डिसाइड करेंगे बाद में कहाँ पे बनेगा, अभी तक अपन ने सीखा नहीं है वो। मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम उसकी फिक्र अपन मत करो, वो अपन आगे सीखेंगे। इमेज कहाँ पे बनेगा फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट वो अपन आगे सीखने वाले इन डिफरेंट केसेस फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हो सकता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद हो सकता है कि इमेज यहीं पे बन जाए। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल। और अगर इमेज यहीं पे बन गया तो V कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर इमेज यहाँ पे बन गया तो V नेगेटिव। नेगेटिव। और V नेगेटिव मतलब कैसा नेचर है इमेज का?
रियल इमेज। रियल इमेज, बस वही तुम्हें मैं समझा रहा सर हूँ। समझ गया सर। ओके निशिम। थैंक यू। सर बस ये कंफर्म कर रहा हूँ कि सर ये दोनों के लिए है ना सर, ट्रू के मैं सोचा सर दोनों में चलता है ना ये तो। कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों में चलेगा, यस दोनों के लिए ट्रू है। हाँ सर वही यहाँ पे एग्जांपल खाली कॉन्केव का दिया हुआ है, बट कॉन्वेक्स में भी सेम चीज ट्रू होगी। जब भी तुम्हें कोई चीज पॉजिटिव दिख रहा है, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, पॉजिटिव मतलब इट विल बी वर्चुअल और नेगेटिव मतलब इट विल बी रियल फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स। ओके साइन कन्वेंशन देखो, मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अपन पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन से पहले जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी उस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेंगे। तो इस केस में अपन राइट को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे। फिर मैंने एक और एग्जांपल दिया था ये वाला, केस 1 में इंसिडेंट रे राइट की तरफ ट्रेवल कर रही, तो राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। बट केस 2 में इंसिडेंट रे लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही, ये इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव ले लिया और राइट को नेगेटिव। ओके ये कन्वेंशन चूज करने का फायदा क्या होगा, केस 1 केस 2 जो हमें सेम दिख रहे, एक्चुअल में दे आर बोथ सेम केसेस, तो सेम केसेस के करस्पॉन्डिंग तुम्हें यू की वैल्यू विद प्रॉपर साइन सेम आ जाएगी, है ना। ये फायदा है इस साइन कन्वेंशन को चूज करने। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। अभी इमेज कैसे फॉर्म होगा, किधर फॉर्म होगा, ये सारी चीजें समझने के लिए अपन एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसको अपन बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ओके पिछले कॉन्सेप्ट में डाउट बचा है क्या किसी का अभी भी? नीलव, यश? सर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए कन्वेंशन भी ऐसे ही यूज करेंगे जिसको वो। कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों के लिए। ओके सर ठीक है। हेलो सर। हाँ बताओ सर वो जो 4th पॉइंट का साइन कन्वेंशन का वो कंसीडर नहीं करना है? कौन सा पॉइंट? साइन कन्वेंशन में जो 4th पॉइंट है डिस्टेंस इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस वाला, वो नोट नहीं करे ना नोट्स में? तो नहीं कर लो ना, वो भी मैंने बताया ना, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। लेफ्ट राइट का मैंने कन्वेंशन बता दिया, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव, ऑपोजिट नेगेटिव, और वैसे ही ऊपर नीचे में ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ठीक है, अपन इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बट इन जनरल अपन यही फॉलो करेंगे। ओके आकर्षित सर हम लोग ने कहा कि ऊपर वाला पॉजिटिव या नीचे वाला नेगेटिव, तो सर इस हिसाब से डायमीटर ऑफ द मिरर तो 0 हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा? वो तो 0 हो जाएगा सर। क्यों 0 हो जाएगा भाई? क्योंकि आधा ऊपर है तो फिर सर। अरे भाई ऐसे मेजर करते हैं अपन, ये यहाँ पे अपन हाइट की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हो तो उस हाइट को अपन पॉजिटिव ले लेंगे। डायमीटर तो एक लेंथ है ना, लेंथ को तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो मैग्नीट्यूड है। इससे कंफ्यूज मत हो, एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अपना माइक ऑफ कर दो अभी सब लोग, अपना माइक और वीडियो प्लीज ऑफ कर दो। क्या माइक ऑन है, वीडियो ऑफ कर दो अपना माइक। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज माइक ऑफ रखो अपना। स्पर्श ओके अभी एक डेरिवेशन देख लेते हैं अपन, मिरर फॉर्मूला। देखो इसको डिराइव करने के लिए तुम्हें सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन मतलब समझ लो उसको, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैं येलो में मार्क कर रहा हूं, और जिसको मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। फाइनली यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही, दिस रे विल बी द इंसिडेंट रे, जो मिरर को एंड पॉइंट पे हिट कर रही, और इंसिडेंट रे मिरर को जिस भी पॉइंट पे हिट कर रही होगी उस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्मल टू द मिरर। और हमें पता है कि मिरर से जो भी नॉर्मल होगा वो मिरर के कौन से पॉइंट से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस नॉर्मल इज पासिंग टू द पॉइंट सी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। एंड थीटा एंगल को अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, और रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे हिट कर रहा होगा वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। सो आई इज द इमेज। और इन सारे एंगल्स को अपन ने अल्फा, बीटा और गामा अज्यूम कर लिया। ओके सबको एक्सटीरियर सी क्या है? सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का।
सेंटर ऑफ कर्वेचर याद है ना, कौन सा पॉइंट था? सर हाँ, वो जो मिरर, जो अगर वो मिरर को पूरा सर्कल बनाएंगे तो उसका सेंटर जो है वो मिरर को अगर अपन कंप्लीट करके पूरा स्फीयर बना लेंगे तो उसका सेंटर, और नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भी अपन ने सीखा था। So now first of all let us revise what is exterior angle theorem for any triangle. I am sure सबको ये पता होगा, बट फिर भी डेरिवेशन में क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर मान लो ये ट्राइंगल है, ये एंगल अल्फा और बीटा है, तो इस वाले एंगल को अपन एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं और इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होती है। ये प्रॉपर्टी पता है सबको? किसी भी ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम ट्राइंगल ONC, ट्राइंगल ONC इसको ऑब्जर्व करो, तो ट्राइंगल ONC में अगर अपन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करें तो एक्सटीरियर एंगल बीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। एंड सिमिलरली ट्राइंगल CNI, ट्राइंगल CNI पे भी अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा और गामा की वैल्यू बीटा प्लस थीटा होगी, राइट? यस सर। और इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, LHS में बीटा माइनस गामा बच जाएगा और RHS में अल्फा माइनस बीटा। और ये टर्म्स को रीअरेंज करने पर तुम देख पा रहे हो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस गामा 2 टाइम्स बीटा हो जाएगा टर्म्स को रीअरेंज करने पर। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, टर्म्स को रीअरेंज करो, तो फाइनली ये इक्वेशन आ रहा है अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा। तुम्हें एंगल्स का एक और प्रॉपर्टी पता होगा दैट इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ही छोटा हुआ तो sin theta is approximately same as tan theta, which is approximately same as theta if theta is measured in radians. ये प्रॉपर्टी तुमने मैथ्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी याद कर लो, अभी इसको याद कर लो, आगे ये हर जगह काम आएगा। अगर थीटा एंगल बहुत ही छोटा है और थीटा को अगर तुम रेडियंस में स्पेसिफाई कर रहे हो तो sin थीटा, tan थीटा और थीटा ये तीनों पैरामीटर्स लगभग सेम होंगे। ओके सर, वेरी स्मॉल का डेफिनेशन क्या है सर? वेरी स्मॉल मतलब मान ले 5 डिग्री से भी कम, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 5 और 10 डिग्री एक्सट्रीम में अपन जा सकते हैं, तो उस एंगल को अपन बहुत छोटा मानते हैं, ठीक है। और डिग्रीज में अगर इतना है तो रेडियन में तो और भी छोटा हो जाएगा। ओके तो ऐसे केस में sin थीटा, tan थीटा, थीटा तीनों इक्वल होंगे। और अगर मैं इन रेस को पैरेक्शियल मान लूं, फॉर पैरेक्शियल रेस कहने से अल्फा बीटा एंड गामा विल बी वेरी स्मॉल, ये अपन ने देखा था। पैरेक्शियल रेस में रेस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक होगी और ये सारे एंगल्स बहुत ही छोटे हो जाएंगे। देखो इस डायग्राम को मैं वापस रीड्रॉ करके दिखा रहा हूँ नई पेज पे, उसके बाद ही तुम आगे की पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ पाओगे। लेट अस रीड्रॉ द डायग्राम। ये कॉन्केव मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ऑब्जेक्ट का पॉइंट O माना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर I और N। तो पॉइंट O से ये इंसिडेंट रे जो पॉइंट N पे इंसिडेंट है, N से अगर मैं एक नॉर्मल बना दूं, ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी एंड रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहाँ पे इमेज बना देगी पॉइंट I, है ना। और एंगल्स को अपन ने क्या माना है, ये वाले एंगल को मैंने थीटा माना था, एक सेकेंड, ये वाले एंगल को अल्फा मान लेते, इसको बीटा और इसको गामा। एंड लेट्स से P इज द पोल ऑफ द मिरर और N से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, लेट्स से परपेंडिकुलर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर ये सारे एंगल्स बहुत ही छोटे तो अपन बोल सकते हैं N पॉइंट और P पॉइंट बहुत ही नजदीक होंगे। पॉइंट N विल टेंड टू पॉइंट P। टेंड्स टू का मतलब समझते हो, कैलकुलस में तुमने पढ़ा होगा टेंड्स टू। नहीं सर। नो सर। बेसिकली PN डिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल, ये बोल सकते हैं अपन। P से लेके N तक का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होगा ना, अगर अल्फा एंगल, अल्फा बीटा गामा एंगल्स बहुत ही छोटे है तो। और अगर ये सारे रेस पैरेक्शियल है तो PN बहुत ही छोटा होगा
तो एमपी को भी अपन लगभग 0 मान सकते हैं. That means approximately we can assume that points P and M are same. मुझे बताओ डिस्टेंस PO क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सा डिस्टेंस? इसको अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान सकते हैं, डिस्टेंस PO को. डिस्टेंस PO means ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड PO is same as MO, क्योंकि पॉइंट्स P और M अप्रोक्सीमेटली सेम, तो MO को भी अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान सकते हैं. वैसे ही डिस्टेंस PI या फिर MI, they will correspond to image distance, and distance PC or C to M, this will corresponds to radius of curvature. ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है सबको? सर मेरे को नहीं समझ रहा है पीओ और एमओ को क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि पैरेक्शियल रेज है सेम ही ना. है. पैरेक्शियल रेज में अपन ने क्या डिस्कस किया था? इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक होगा, तो पॉइंट एन जो है वो पॉइंट पी के बहुत नजदीक होगा, तो पॉइंट एम भी पॉइंट पी के बहुत नजदीक होगा ना. एम और पी का जो डिस्टेंस है वो अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ये वाला जो डिस्टेंस बहुत कम रहेगा. हाँ अच्छा, हाँ सर ठीक है. ये डिस्टेंस सर आप समझा अभी? सर आप एक छोटी सी रे बना, मतलब एक रे बना के बता सकते हैं, छोटे डिस्टेंस वाला पैरेक्शियल रे. एक मैं अभी के लिए बना रहा हूँ, उसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा ताकि ये मैसअप ना हो. यस सर, समझने के लिए, बस समझने के लिए बना रहा हूँ. देख ये वाली रे देख, ये जब यहाँ पे हिट करेगा तो यहाँ से जब तू परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, ये परपेंडिकुलर पॉइंट एम पे हिट करेगा, तो तुझे दिख रहा है एम और पी कितने नजदीक है. ओके सर, हाँ समझा सर. और परपेंडिकुलर क्यों करना है? डेरिवेशन में काम आएगा, इसीलिए मैंने अपने रेफरेंस के लिए खाली एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी. परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन पाएगा, और तभी tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकाल पाओगे. यस सर, अब समझा. थैंक यू सर. तो देखो अभी ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग मुझे बताओ tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी. अगर तुम सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व करते हो, ट्रायंगल ONM, ट्रायंगल ONM में, एक सेकेंड रुको, ट्रायंगल ONM, इसमें मुझे बताओ tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी. tan अल्फा को अपन MN अपॉन OM लिख सकते. MN upon OM is same as MN upon OP, right? वैसे ही ट्राइंगल OCN, सॉरी ट्राइंगल OCN नहीं, ट्राइंगल CMN, ट्राइंगल CMN में तुम tan बीटा के बारे में क्या बोल सकते हो? tan बीटा will be MN upon CM, and MN upon CM is same as MN upon CP. And finally triangle NIM, ट्रायंगल NIM में tan गामा के बारे में तुम क्या बोल सकते हो? tan गामा will be equals to MN upon IM. MN upon IM is same as approximately MN upon PM. ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है सबको? tan अल्फा tan बीटा और tan गामा का. इसमें कुछ डाउट है किसी को? एक सेकेंड सर वो PM होगा कि PI? लास्ट वाला PM होगा ना, P से लेके, सॉरी PI होगा, सही बोल रहे, PI होगा. ये समझा अभी सबको ये? हाँ सर. और ये सारे रिजल्ट्स अगर मैं पिछले डेरिवेशन में इंपोज कर दूं, लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड. यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा आया था, और अल्फा को मैं tan अल्फा लिख सकता हूँ, एंड tan अल्फा इसके इक्वल होगा, tan बीटा इसके इक्वल होगा, और tan गामा इसके इक्वल होगा. ये अपन ने डिराइव कर लिया. तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद अल्फा विच इज सेम एज tan अल्फा, वो Pn अपॉन PO हो जाएगा. वैसे ही गामा Pn अपॉन PI हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा. बीटा मतलब Pn अपॉन PC. तो इक्वेशन में से Pn सब जगह से कैंसिल हो जाएगा. यहां से अपन उसको सब्स्टिट्यूट कर, वो लोग ने Pn लिखा है बट मैंने Mn लिखा है, बट Pn और Mn भी सेम ही होगा ना, फर्क नहीं होगा उसमें भी, क्योंकि M और P लगभग सेम ही पॉइंट्स.
तो एनीवेज वो कैंसिल ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और उसके बाद अगर मैं कन्वेंशन यूज करूं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होना चाहिए? इट शुड बी माइनस ऑफ po. इमेज डिस्टेंस विल आल्सो बी माइनस ऑफ pi एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल आल्सो बी माइनस ऑफ pc, क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस अपन लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो ये सारे वैल्यूज डालने के बाद 1 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन माइनस v इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस r आ जाएगा। और पैरेक्शियल रेस के लिए मुझे पता है कि r/2 f के इक्वल होता है, तो 2/r 1 अपॉन f के इक्वल होगा। So finally we are getting this formula 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f, और इसी को अपन मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। एंड दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। बट एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा, इस फॉर्मूला में u और v और f इन तीनों पैरामीटर्स को अपन प्रॉपर साइन के साथ इनपुट करेंगे। ओके, साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए अपन वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो अगर तुम्हें u पता हो और f पता हो तो तुम इमेज का लोकेशन v निकाल सकते हो। सर 2/r इज इक्वल टू 1/f कैसे आया? पैरेक्शियल रेस के लिए अपन ने पढ़ा था ना, f इज r/2। अच्छा ओके, हाँ सर, हाँ। तो इससे आया है। अच्छा, कन्वेंशन के बारे में एक और चीज नोट करो, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कॉन्केव मिरर का फोकस किस तरफ लाई कर रहा है, लेफ्ट या राइट? नेगेटिव। लेफ्ट की तरफ लाई कर रहा है, नेगेटिव। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट की तरफ लाई कर रहा है। तो इसका जब मैं फोकस मेजर करूंगा, कन्वेंशन में राइट को पॉजिटिव मानूंगा और लेफ्ट को नेगेटिव मानूंगा। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा, f इज नेगेटिव, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको भी अपन नेगेटिव लेंगे। ओके, बट सवाल में तुम्हें साइन के साथ नहीं दिया जाएगा। अगर मान लो सवाल में तुम्हें स्टेटमेंट दिया जा रहा है देयर इज अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स, तो कॉन्केव मिरर मतलब फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या होना चाहिए? नेगेटिव -10। तो तुम्हें खुद से साइन डिसाइड करना होगा एज पर द मिरर। तो कॉन्केव मिरर के ये रिजल्ट याद रखो। वैसे ही अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहां पे लाई करेगा, लेफ्ट या राइट? राइट। करेक्ट, इसका जो फोकस है राइट वो लाई करेगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट में लाई करेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा और कॉन्केव के लिए नेगेटिव होगा। तो अपन ने जो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था उसमें फोकल लेंथ को भी अपन प्रॉपर साइन के साथ डालेंगे। अगर कॉन्केव है तो नेगेटिव डाल देंगे और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, और सिमिलरली यू को भी साइन के साथ डालेंगे। तो फाइनली जो v तुम्हें मिलेगा वो भी प्रॉपर साइन के साथ तुम्हें मिल जाएगा। ओके, अभी एक एक करके डाउट्स पूछ लो। निशिम। सर मुझे ये नहीं समझा सर कि अब आपने बोला थीटा वेरी स्मॉल है, मतलब tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा कैसे अज्यूम कर सकते हैं? तो भी मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो sin थीटा tan थीटा समझ में आ गया पर tan थीटा थीटा नहीं समझा सर मुझे। ये प्रॉपर्टी होता है मैथ्स में, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये नहीं पता, बट ये तुम सीख जाओगे अब। तुमने पढ़ा नहीं था इसके बारे में अभी तक? sin थीटा और tan थीटा और थीटा सेम होते हैं अगर थीटा बहुत ही छोटा हुआ तो? सर ये ऐसे पढ़ा नहीं है सर। तो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं सीखा ये तुमने? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं, ये तुम बाद में सीख जाओगे। अभी के लिए ये रिजल्ट खाली मेमोराइज कर दो कि एंगल्स जब भी छोटे होंगे ना, बहुत ही छोटे एंगल्स के लिए अपन sin थीटा, tan थीटा और थीटा को लगभग सेम मान सकते हैं। ओके सर। ठीक है, फिर जनई बताओ क्या डाउट है? सर ये जो हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया और उसको हम लोग सिर्फ पैराएक्सियल रेस के हिसाब से यूज करेंगे ना? यस, बाकी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वी कैन अप्लाई मिरर फॉर्मूला ओनली फॉर पैरेक्शियल रेस। ये फॉर्मूला अपन खाली पैरेक्शियल रेस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर नॉन पैरेक्शियल रेस है तो वहां पे मिरर फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। और क्वेश्चन में अगर कुछ दिया नहीं है तो अपन खुद से पैरेक्शियल रेस अज्यूम करके चलेंगे और सेफली तुम मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, शुभम। सर मुझे ये पूछना था कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा क्या? डेरिवेशन याद रख लो यार, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो सवाल में वो लोग ने कुछ ट्विस्ट कर दिया, स्पेशली एडवांस पेपर में काफी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड तरीके से वो लोग नहीं बनाते, उसमें थोड़ा सा कहानी चेंज कर देते। और अगर कहानी चेंज कर दिया, थोड़ा भी अगर ट्विस्ट कर दिया, तो ये सारे नॉर्मल फॉर्मूलेस हमारे वर्क नहीं करेंगे, बट कॉन्सेप्ट हमेशा वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशंस पता हो तो बेटर है, तुम्हें तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो बेटर होगा। ओके सर, थैंक यू। ऐसा पेपर है जहाँ पे रटी हुई चीज काम नहीं आएगी,
You should understand the mechanism and working behind each and every formula, behind each and every concept. तभी वो तुम्हें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. ओके बट अभी के लिए तुम इसको मेमोराइज कर लो. ये फॉर्मूला ऑब्वियसली अपन हमेशा डिराइव करते हुए नहीं चलेंगे, तो तुम्हें ऑब्वियसली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, बट ये कैसे है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए. आकर्षित सर अगर नॉन पैरेक्शियल रेस होगी तो सर हम लोग उस केस में क्या करेंगे? उस केस में देख, मैं इसीलिए बता रहा था कि अगर नॉन पैरेक्शियल रेस होंगे तो तुम्हें बेसिक से वापस डेरिवेशन पे आना पड़ेगा. नॉन पैरेक्शियल रेस में भी वो लोग एग्जांपल इस तरीके से देंगे, क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म करेंगे कि अगर तुम बेसिक से अप्रोच करोगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दोगे, जैसे इस डायग्राम में अपन ने किया, तो ज्योमेट्री से तुम्हें 90% ऑफ द टाइम्स आंसर आ जाएगा. अपन प्रैक्टिस करेंगे वैसे एग्जांपल्स भी बाद में. ओके सर. नेक्स्ट यश. सर वो कॉन्वेक्स मिरर वाला नहीं समझा, आप समझा सकते हो वापस? कौन सा? साइन कन्वेंशन. हाँ सर. देख, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, यस सर, तो रेस तो लेफ्ट साइड से आ रही होगी ना, इंसिडेंट रे तो राइट में ट्रेवल कर रही होगी इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करने के लिए. यस सर. तो कन्वेंशन क्या होगा? राइट पॉजिटिव होगा और लेफ्ट नेगेटिव होगा, है ना? और यस जो सर. कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे लाई करेगा? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ ही लाई करेगा. तो जब मैं Yes, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करूंगा, मेजर करने के लिए मैं पोल से राइट की तरफ जा रहा हूं ना. ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. यस सर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए मुझे राइट की तरफ जाना पड़ेगा, एंड राइट की तरफ जाना मतलब पॉजिटिव. और वैसे ही फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए भी मुझे राइट की तरफ ही जाना पड़ेगा पोल से. सर लेकिन फोकल लेंथ मतलब फोकस उधर कैसे होगा सर? उधर इमेज फॉर्म होगी. कॉन्वेक्स मिरर तो अपन ने देखा था ना, फोकस राइट में होता है स्टार्टिंग के स्लाइड में. याद करो, ये रिकलेक्ट करो. फोकस जब अपन ने डिफाइन किया था तो ये देखा था ना अपन ने, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस राइट में फॉर्म होगा. कॉन्वेक्स मिरर हाँ यस सर. अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, एंड कॉन्केव में रेज एक्चुअली फोकस पे मीट हो जाएगी लेफ्ट की तरफ. यस सर समझा. तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा. ओके. यस सर. और कोई डाउट है किसी को भी? यश, क्लियर हो गया ना? ओके. सो ये मिरर फॉर्मूला को एग्जांपल्स में कैसे अप्लाई करते, तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं. इस पे फॉर्मूला बेस्ड सिंपल एग्जांपल है ये. मान लो कॉन्केव मिरर दिया हुआ है और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. देखो एग्जाम में तुम्हें साइन के साथ नहीं देंगे, साइन तुम्हें खुद से ध्यान रखना पड़ेगा. और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड लेट्स से ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. और डायग्राम से तुम देख पा रहे हो इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट. और सवाल में पूछा है कि इमेज कहां पे फॉर्म होगा, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. तो इसको सॉल्व करने के लिए यू जस्ट नीड टू अप्लाई मिरर फॉर्मूला. सवाल में कुछ मेंशन नहीं है तो खुद से पैरेक्शियल अज्यूम कर लो और मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दो. 1/v + 1/u equals to 1/f. अगर होशल ने मरते मारना चालू कर. अपना माइक ऑफ, 30 सेंटीमीटर. अपना माइक बीच बीच में ऑन मत करो यार प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस होता है. u की वैल्यू -15 होगी, f की वैल्यू -10 लेंगे एज पर द कन्वेंशन, और v अपन को फाइंड करना. तो 1/v + 1/-15 equals to 1/-10. 1/-15 को राइट में ले जाके +1/15 कर दो. तो यहां से 1/v कितना आएगा? -1/5 कॉमन ले लो, अंदर 1/2 - 1/3 बच जाएगा. 3 - 2 1. सर एग्जांपल में f दिया हुआ था. एग्जांपल में f दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ये गिवन था. f और 15 दिया हुआ था एग्जांपल. ठीक है, तो देखो सॉल्व करने पर v कितना आ रहा है? -30 सेंटीमीटर. -30 मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल या वर्चुअल? इमेज किस तरफ बनेगा, लेफ्ट राइट? रियल इमेज लेफ्ट. रियल इमेज लेफ्ट. सर रियल इमेज. करेक्ट, और वो लेफ्ट में बन जाएगा. -30 मतलब पोल से मैं 30 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ मेजर करूंगा और यहाँ पे इमेज बन जाएगी. समझा सबको ये एग्जांपल? सर मतलब अगर कॉन्केव मिरर हो तो हमेशा अज्यूम करने का कि इंसिडेंट रे राइट की तरफ जा रही है ना? कोई भी मिरर, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, दोनों में इंसिडेंट रे तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट करेगी ना.
तो अगर मान ले रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो इंसिडेंट रे राइट की तरफ ही ट्रेवल करेगी ना उसको हिट करने के लिए। हाँ सर। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान ले ये अगर ऐसा सरफेस होता, तो इस केस में इंसिडेंट रे कहां जा रही होती, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में। लेफ्ट में जा रही होती। ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेम क्वेश्चन 10, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लिया था अपन ने पहले? 15। क्या आंसर में कुछ भी फर्क आएगा? पैरामीटर्स में कुछ भी फर्क आएगा? इस केस में बस मैं लेफ्ट को पॉजिटिव मान लूंगा तो राइट नेगेटिव हो जाएगा, एंड बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा ना। u विल बी -15, f विल बी -10, और सॉल्व करने पर v कितना आ जाएगा? -30। बट यहाँ पे -30 आना मतलब इमेज राइट में बन रहा होगा। क्या पिछले सवाल में और इस सवाल में कुछ भी फर्क है? नहीं सर। No. तो ओरिएंटेशन अगर चेंज करेंगे तो भी तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होगा। तुम्हारे सारे पैरामीटर्स के जो वैल्यूज है विद साइन दे विल आल्सो रिमेन अनचेंज्ड। तो इसीलिए ऐसा साइन कन्वेंशन अपन फॉलो करते। सर बताओ सर, बट लेफ्ट या राइट में तो चेंजेस हो रहे हैं ना। पिछले वाले क्वेश्चन में लेफ्ट में था इमेज, इसमें राइट में। तो अगर ऑब्जेक्ट राइट में है तो इमेज भी तो राइट में फॉर्म हो रहा है ना। अपन ने खाली एक ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, देखने का नजरिया चेंज कर दिया, बट वैसे तो सवाल सेम ही है ना। यस सर। क्या डिस्टेंसेस में कुछ भी चेंजेस आ रहे? नेचर ऑफ इमेज जो फॉर्म हो रहा है, क्या उसमें कुछ भी चेंजेस आ रहे? सब कुछ सेम ही है। बस जो चीज पहले लेफ्ट साइड में हो रही थी एग्जैक्टली सेम चीज राइट साइड में हो रही, और सारे वैल्यूज भी सेम आ रहे, है ना। एक और एग्जांपल देखो। अगर मान लो सेम कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स, और रेज इस तरीके से आ रही, और इनको आगे एक्सटेंड करने पर द रेज आर अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट बिफोर रिफ्लेक्शन। तो मुझे बताओ ये पॉइंट क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, करेक्ट। और मान लो इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है सवाल में 10 सेंटीमीटर। तो क्या रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगी? आर द रेज अपियरिंग टू मीट एट द फोकस? नो, क्योंकि फोकस कॉन्केव मिरर का कहां पे होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में। लेफ्ट। तो देखो तुम्हें ऐसे वैल्यूज दे सकते, काफी लोग इसमें मिस्टेक करते और बिना सॉल्व करे इसका आंसर बोलते कि इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगा क्योंकि रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। बट ये गलत है ना, क्योंकि रेज एक्चुअली फोकस पे हिट नहीं कर रहे। कॉन्केव मिरर का फोकस तो लेफ्ट की तरफ है और रे तो राइट की तरफ अपीयर टू मीट हो रही। तो अगेन अगर तुम्हें इमेज डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/v + 1/u = 1/f। बट यहाँ पे u की वैल्यू क्या लोगे, +10 या -10? +10। राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, तो u की वैल्यू +10 ले लेंगे। व्हाट अबाउट f विल बी +10 और -10? -10। करेक्ट, ये माइनस होगा। तो 1/v + 1/+10 = 1/-10। सॉल्व करने पर 1/v -1/5 आ जाएगा, मतलब v की वैल्यू क्या होगी, -5। तो इमेज कहां पे बन रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में। रियल या वर्चुअल? रियल। लगभग इमेज यहाँ पे बन जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स लेफ्ट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पे इमेज बना रही होगी। समझ में आया सबको ये एग्जांपल? कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो इस तरीके से अपन मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट रेज। कुछ इंपॉर्टेंट रेज को अपन समझने की कोशिश करेंगे जो इंसिडेंट होंगे और रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे दिखाई देंगे। हर केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रे क्या है, अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहां से पास करेगा, फोकस से। तो कॉन्केव के केस में ये डायग्राम होगा। कॉन्केव के केस में वो एक्चुअल में फोकस से पास कर रहा है, लेकिन अगर मान लो कॉन्वेक्स होता और यहाँ पे अगर कोई रे इंसिडेंट होती
तो कॉन्वेक्स मिरर इसको डाइवर्ज करवा देता और रेज फोकस से एक्चुअल में पास होती है, अपीयर टू पास होती है फॉर कॉन्वेक्स, फॉर Appear to pass. Appear to pass. Appear to pass. So a ray which is parallel to the principal axis after reflection passes or appears to pass through the focus. Okay, so this is the first important ray. Second important ray, a ray which is already passing through the focus or appear to pass. यहाँ पे भी appear to pass का भी एक केस ऐड कर दो. After reflection क्या हो जाएगा? After reflection that ray will become parallel to the principal axis. Principle of reversibility. अगर रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रही, और अगर रे फोकस से पास कर रही तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी. समझ में आ रहा है ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. दिस इज फॉर कॉन्वेक्स. और वैसे ही कॉन्केव के लिए क्या होगा? कॉन्केव के लिए जो रे अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस होगी, मान लो ये फोकस है, ये वाली रे, दिस रे इज अपीयरिंग टू पास फ्रॉम द फोकस, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी. समझ में आया सबको पॉइंट्स 1 और 2? कुछ डाउट है किसी को भी इसमें? निशिम सर बताओ. जी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोला है आपने, तो सर बस ऐसे कंफर्म करा, करेक्ट सोचा हूँ कि अगर पहले प्रीवियस एग्जांपल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट था और रियल इमेज बनाया था, तो अगर सपोज सर वो जो रियल इमेज पे जगह पे हम लोग रियल ऑब्जेक्ट रखते तो वैसे प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी चलता है सर? कौन सा प्रीवियस एग्जांपल की बात कर रहे हो जो अपन ने सॉल्व किया था? यस सर. एक मिनट वापस बताओ क्या सोच रहे हो तुम? बोल रहा हूँ कि अगर सपोज हम लोग ने जो रियल इमेज फॉर्म हुआ उधर ऑब्जेक्ट रखा, तो सर वो जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो क्या वो पे लाई करेगा क्या सर? एकदम करेक्ट सोचा तुमने. देखो सही बोला निशिम ने. यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया होता तो इसका इमेज कौन सा प्रिंसिपल? ओके, बाकी सबको भी समझ में आया ये? सर कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मालूम सर. ऐसे मालूम होने जैसा कुछ टेक्निकल टर्म नहीं है ये, तुम्हें कॉमन सेंस अप्लाई करना है बस. ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है. मैंने जो बताया वो कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इन केस अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया होता तो इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाता. प्लेन मिरर्स में भी तो अपन ऐसे ही करते. प्लेन मिरर्स में अगर मान ले ये ऑब्जेक्ट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स, तो इसका इमेज 5 सेंटीमीटर्स पे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. और अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स, रेज अगर मान ले ऐसे आ रही होती और वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर्स राइट में होता तो इमेज 5 सेंटीमीटर्स लेफ्ट में बन जाता. समझा ये प्रिंसिपल? हाँ सर समझा. इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो इमेज प्रीवियस केस में जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता वहां पे बन जाएगा. केस 1 में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इमेज यहाँ पे, और केस 2 में अगर मैं ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह पे रख दूं तो इमेज ऑब्जेक्ट की जगह पे बन जाएगा. सेम चीज यहाँ पे भी होगी, इवन फॉर स्फेरिकल मिरर्स. ओके, सो दीज आर द फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट रेज. Rays which are parallel to the principal axis will pass through focus or appear to pass through the focus, and rays which are already passing through the focus or appearing to pass through the focus will become parallel to the principal axis after reflection. अभी थर्ड पॉइंट देखते. A ray which is passing through the center of curvature. मुझे बताओ जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो लाइन एक्चुअल में क्या होगा? वो नॉर्मल होगा ना. और अगर रे खुद नॉर्मल के अलोंग पास कर रहा है, अगर रे खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 हो जाएगा. यस सर. तो ऐसे रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. इट विल अगेन रिट्रेस इट्स पाथ. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे. ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट. वैसे ही फोर्थ पॉइंट देखो. अगर मान लो इंसिडेंट रे इस तरीके से हिट कर रही मिरर को पोल पे, तो इसको अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते. कैन आई से प्रिंसिपल एक्सिस इज आल्सो वन ऑफ द नॉर्मल्स? प्रिंसिपल एक्सिस खुद भी एक नॉर्मल होगा. यस सर. यस सर. यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी
वो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सच दैट आई विल बी इक्वल्स टू आर. ओके. एंड फिफ्थ पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट. अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करते हुए एक रे बना दे, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों से रे पास कर रही, तो वो रे डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी. जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करते हुए एक रे बनाऊं, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी रे इसी के अलोंग आएगी, क्योंकि उसको इसी लाइन पे इमेज बनाना. तो इंसिडेंट रे भी ऐसा होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के अलोंग होगा. दैट मींस ये रे डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होगा. सेकेंड एग्जांपल देखो, सेकेंड डायग्राम. ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है. इन दोनों को ज्वाइन करते हुए अगर तुम एक रे बनाते हो, तो वो रे डेफिनेटली वापस रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए, क्योंकि उसको इसी लाइन पे इमेज बनाना है. और अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल के अलोंग होगा. दैट मींस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए. तो बेसिकली थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट सिमिलर. ये नोटिस कर पा रहे हो सब लोग? ये पांचों रेस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लो. सर ये फिफ्थ वाला पॉइंट सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए है ना? किसी के लिए भी, कैसा भी होने दो. अगर मान ले वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे होगा? मान ले ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कैसा भी होने देना. अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है और उसका अगर मान ले बाय चांस रियल इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इन दोनों को अगर तू ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा इन ऑल द केसेस. अपन ने जो पहला एग्जांपल देखा था, जिसमें ये वाला एग्जांपल, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये रियल इमेज है, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दूं, इस केस में तो वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ही बन जाएगा और वो डेफिनेटली इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होगा. सो दिस विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी केस. कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें. समझ में आया अभी? यस सर. और कोई डाउट है किसी को भी आज के लेक्चर में? अच्छा, तुम लोग ने स्कूल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा है, अलग अलग केसेस के लिए? अगर ऑब्जेक्ट पढ़ा है पर याद नहीं है. हाँ, तो वो अपन हाँ सर, याद नहीं है. कोई बात नहीं, मैं टेंथ में पढ़ाया गया. अपन डिटेल में वो सारे केसेस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. और सर आप स्टार्टिंग से बताओगे ना वो सब? मैं सब कुछ बताऊंगा. डोंट वरी. और कुछ पूछना है किसी को भी? सर आज कोई होमवर्क मत दो ना, नोट्स कॉपी करने को ही टाइम चला आज मैं जाएगा. और होमवर्क नहीं दे रहा हूँ. आज अपन ने ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ क्वेश्चंस दे नहीं रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए. तो तुम्हारा होमवर्क खाली इतना है कि तुम पिछले बैकलॉग क्लियर कर लो. मैंने पिछले बार तुम्हें जो क्विजेज और रिवीजन क्वेश्चंस दिए थे वो कंप्लीट कर लो संडे तक, और नोट्स कंप्लीट करके सारी चीजें अच्छे से समझ लो. यस सर. टोटल में कितने क्विजेस दिए हैं आपने? क्या बोल रहे हो? टोटल क्विजेस, नंबर ऑफ क्विजेस कितने हैं? टोटल 4 क्विजेस है, जिसमें से 2 के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए. बाकी 2 के भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा. वो तुम रिफर करो, और रिफर करने के बाद भी अगर डाउट्स आता है तो मार्क करके रखो. डाउट लेक्चर में क्लैरिफाई कर लेना उसको. ठीक है? ओके सर. ओके, लेक्चर एंडेड. और कुछ पूछना है किसी को भी? तेजस सर आप ड्राइव का लिंक एक बार वापस भेज सकते हो? मैं भेज दूंगा ग्रुप पे. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. निशिम सर ये तो हम लोग को पढ़ाया गया है कि अगर पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस पे ही मीट करेगा रे. पर सर ऐसे मतलब कि ऐसे पता है कि पढ़ाया गया पहले, पर इसका लॉजिक को मतलब वो रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बोल सकते हो, इससे भी बोल सकते हैं. और अपने फोकस को डिफाइन ही ऐसे किया था ना कि जो भी रेस पैरेलल और पैरेक्शियल होंगे वो फोकस ही पास करेंगे. अपने फोकस को वैसे ही डिफाइन किया ना. हाँ सर, मैं वही कंफर्म करता हूँ. आज के लेक्चर सब लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना. इन केस तुम्हें आज के लेक्चर से डाउट आते तो अगले लेक्चर की स्टार्ट में तुम पूछ सकते हो. अगला लेक्चर आगे बढ़ने से पहले मैं प्रीवियस डाउट्स क्लैरिफाई करूंगा, तभी उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सर. चलो फिर सैटरडे को मिलते हैं. बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय सर, थैंक यू. बाय सर, थैंक यू सर.